एपिसोड की स्टार्ट में हम लिंग फैंग को देखते हैं जो वुकाई से लड़ने और उस दीवार को तोड़ने के लिए अपनी दोनों गन को मिला लेता है, जिस वजह से वो गन एक क्रॉसबो में बदल जाती है। और फिर लिंग फैंग उसके ज़रिए एक गोली उस दीवार पर मार देता है, जिस वजह से वो दीवार टूट जाती है। और जैसे वो दीवार टूटती है, वो गोली वुकाई को ही लगने वाली थी, लेकिन बीच में उसका बीस्ट आकर उस गोली को रोक लेता है, जिसके बाद वो सारी की सारी दीवार टूट जाती है। और फिर उस दीवार के अंदर से पूरे एटीट्यूड के साथ लिंग फैंग बाहर निकल कर आता है। तब ये देखकर वुकाई उससे कहता है, तुम्हारा रैंक नंबर 1 है, इसलिए तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पावरफुल वेपन्स थे जिसकी मदद से तुमने इस दीवार को भी तोड़ दिया। लेकिन लिंग फैंग उससे कहता है, ये सब कुछ लेवल पर डिपेंड नहीं करता, खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी तुम किसी भी वेपन का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। जो सुनकर वुकाई उससे कहता है, तो ठीक है, अब मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हारे साथ लड़ाई करता हूँ और फिर देखता हूँ तुम मुझसे जीत पाते हो या नहीं। जिसके बाद वुकाई वहाँ पर अपने एक शील्ड को ले आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, और फिर वो उस शील्ड को ट्रांसफॉर्म करते हुए एक हैमर के अंदर बदल लेता है और उस हैमर के साथ लिंग फैंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन लिंग फैंग उसके अटैक से बच जाता है। तब वुकाई उस पूरी जगह को हवा में उड़ा देता है और फिर अपने हैमर को वापस से ट्रांसफॉर्म करते हुए अपने हाथ के अंदर ही लगा लेता है, जहां हैमर का हैंडल के बजाय वुकाई का हाथ आ गया होता है। और फिर वो आसानी से लगातार लिंग फैंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लिंग फैंग अपनी गन का इस्तेमाल कर रहा होता है, जहां वो उसके ऊपर गोली चलाने लगता है, लेकिन वुकाई अपने हैमर की मदद से उसकी सारी गोलियों से बच जाता है और फिर लिंग फैंग को वहाँ से मार मार कर दूर फेंक रहा होता है। तब लिंग फैंग सोचने लगता है कि मेरे पास अभी इससे लड़ने का टाइम नहीं है और ये मुझे यहाँ फंसाए हुए हैं, मुझे शियाओ को जाके बचाना होगा। तब वो गुस्से के साथ दोबारा से वुकाई पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन वुकाई अब भी उसके ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा था और फिर इन दोनों की फाइट काफ़ी लंबे समय तक चल रही होती है। पर अब लिंग फैंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है। वो अपनी गन्स की पावर को बढ़ाते हुए एक ऐसी गोली उसके हैमर पे मारता है कि उसका हैमर ही ख़राब हो जाता है। इसलिए वुकाई को अपना हैमर निकाल के नीचे फेंकना पड़ता है, जिसके बाद वह हैमर दोबारा से उसके कार्ड के अंदर ही चला जाता है। तब लिंग फैंग वुकाई को एक गोली मारता है, जिस वजह से वुकाई वहीं पर बेहोश हो जाएगा, क्योंकि लिंग फैंग उसे मारना नहीं चाहता है। लेकिन जैसे वो उसे गोली मारता है, उस गोली का वुकाई के ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी बॉडी आर्मर से बनी हुई थी। ये देखकर लिंग फैंग एकदम ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। तब वुकाई उसे बताता है, जब मेरे बीस्ट ने मेरा पैर ठीक किया तब उसने खाली मेरे पैर को ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी में ही आर्मर लगा दिया था, जिस वजह से ही मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बन के दिखा पाया हूँ। ये देखकर लिंग फैंग उससे कहता है, तो ठीक है, लगता है मुझे कोई और ही तरीका अपनाना होगा ताकि मैं तुम्हारे से पीछा छुड़ा सकूं। जिसके बाद वो अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है और जैसे जैसे वो अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है, उसके बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़्यादा फॉग निकलना शुरू हो जाती है, जो कि इतनी ज़्यादा हार्ड थी कि इससे कोई भी वहीं पर बेहोश हो जाए। और जैसे ही वो फॉग वुकाई को लगती है, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद लिंग फैंग उसका कार्ड उठा लेता है, लेकिन वो कार्ड अपने पास नहीं रखना चाहता था, क्योंकि ये कार्ड उसके किसी काम का नहीं है। जिसके बाद वो इस राउंड को जीतकर दोबारा से एरिना के अंदर आता है ताकि देख सके कि शियाओ कहाँ पर है, लेकिन उसे पूरा का पूरा एरिना खाली दिखाई देता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है कि आखिर शियाओ कहाँ पर चला गया होगा। दूसरी तरफ हम उस बटरफ्लाई वाली लड़की को देखते हैं जो क्वीन के अंदर से उसकी जर्नल को निकालने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो उसे लेकर डीमन गॉड के पास ले जाए। और उसके अंदर से जर्नल को निकालने के लिए वो अपनी बटरफ्लाई को उसके जर्नल के ऊपर ही लगा देती है ताकि क्वीन के बीस्ट की तरह उसकी जर्नल भी उसके कंट्रोल में आ जाए। और जैसे ही वो उसके ऊपर बटरफ्लाई लगाती है, वो जर्नल क्वीन के अंदर से बाहर निकल कर आ जाती है। और जैसे वो बाहर निकलती है, क्वीन दोबारा से पहले की तरह एकदम कमज़ोर हो जाती है, जहाँ उसके अंदर खड़े होने की हिम्मत भी नहीं थी। जिसके बाद वो बटरफ्लाई वाली लड़की वहाँ पर अपना एक पोर्टल बना देती है ताकि उसके ज़रिए वो क्वीन की जर्नल को लेकर डीमन गॉड के पास जा सके। लेकिन जैसे ही वो उसे पोर्टल के अंदर डालने वाली होती है, वो जर्नल उसे धक्का मार देती है और फिर उससे कहती है,
तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस मामूली से बटरफ्लाई की मदद से मैं तुम्हारे कंट्रोल में आ जाऊंगी? ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मुझे कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं है। जो देखकर वो बटरफ्लाई वाली लड़की एकदम ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन वो उससे कहती है, आखिर तुमने इस कमज़ोर लड़की को ही क्यों चुना अपना जनरल बनाने के लिए? तुम मुझे भी चुन सकती थी। मैं अब भी तुम्हारे लिए तैयार हूँ, और तुम मुझे चुनोगी तो तुम्हारी पावर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक कि मेरे पास खुद पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पावर्स है। लेकिन वो जनरल उससे कहती है, जिसे मैंने पहली बार सेलेक्ट किया वही सबसे मेरे लिए बेस्ट है, और अगर मैं ज़िंदा भी रही तो क्वीन के साथ, और अगर मर भी गई तो उसी के साथ। जिसके बाद वो अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस बटरफ्लाई वाली लड़की के ऊपर अटैक कर देती है और उसे वहाँ से उठाकर उसके उस पोर्टल के अंदर ही फेंक देती है। और फिर वो वहाँ से दोबारा से क्वीन के अंदर ही चली जाती है, ताकि वो दोबारा से पहले जितनी पावरफुल इंसान बन जाए। दूसरी तरफ हम शियाओ को देखते हैं, जिसे डीमन गॉड ने कहा था कि मैंने ही तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया है, और अगली बारी तुम्हारी भी है, मैं तुम्हें भी मार दूंगा, जिस वजह से तुम भी अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाओगे। शियाओ खुद को चैन से आज़ाद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पास उसकी कोई भी पावर्स नहीं थी, इसलिए वो कमज़ोर हो जाता है। तब वहाँ पर वो बटरफ्लाई वाली लड़की आती है जो कि इंजर्ड थी, और वो डीमन गॉड से कहती है, मुझे माफ़ कर देना, मैं क्वीन की जनरल को यहाँ पर नहीं ले आ पाई क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल है। ये देखकर डीमन गॉड एकदम ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, तुम किसी भी काम की नहीं हो। मैंने तुम्हें इतना छोटा सा काम दिया था, लेकिन तुम वो भी नहीं कर पाई। वो बटरफ्लाई वाली लड़की उससे माफ़ी मांग रही होती है, लेकिन डीमन गॉड तो सुनने की मूड में ज़रा भी नहीं था। और फिर वो अपने फायर की मदद से उस बटरफ्लाई वाली लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। जैन इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फायर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, जिस वजह से उसे ही चोट लग जाती है और वो उस फायर को नहीं रोक पाता। तब वो फायर उस बटरफ्लाई वाली लड़की को जैसे ही लगती है, वो वहाँ से उड़ते हुए दूर चली जाती है और सर में चोट लगने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तब ये देखकर शियाओ डीमन गॉड से कहता है, भले ही वो मेरी दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तुमसे माफ़ी तो मांग रही थी, इसलिए अब उसके बदले मैं तुमसे लड़ूंगा। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता, डीमन गॉड सामने एक कांच की दीवार बना देता है और उसे तोड़ते साथ ही शियाओ को वहाँ से दूर फेंक देता है, जहाँ अब शियाओ का चैन भी हट चुका था और वो वहाँ से सीधा लावे के अंदर गिरने वाला होता है। लेकिन जैन अपने एक प्लानेट की मदद से उसे वहीं पर रोक लेता है। तब ये देखकर डीमन गॉड उससे कहता है, क्या तुम भी मेरे साथ धोखा करने वाले हो? लेकिन जैन उसे बताता है, शियाओ के अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स है, एक बार मैं तुम्हें अनलॉक कर लूँ, उसके बाद मैं उसकी सारी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूँगा। जो सुनकर डीमन गॉड उससे कहता है, अरे वाह, ये तो अच्छा प्लान है, तो क्या अब तुम मुझे अनलॉक करने के लिए तैयार हो? जिस पर जैन अब भी सोच रहा होता है, लेकिन शियाओ उसे अभी भी मना करने लगता है कि इस डीमन को कभी भी अनलॉक मत करना, ये बहुत बुरा इंसान है। तब डीमन गॉड उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है ताकि शियाओ चुप हो जाए। जिसके बाद जैन वहाँ पर अपना एक कार्ड निकाल लेता है ताकि इसकी मदद से डीमन गॉड को अनलॉक कर सके। और जैसे ही वो अपना वहाँ पर कार्ड निकालता है, डीमन गॉड की सारी पावर्स उस कार्ड के अंदर जाने लगती है, और जैसे जैसे वो कार्ड के अंदर जाएगा वैसे वैसे वो अनलॉक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस से जैन को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है, क्योंकि डीमन गॉड की पूरी बॉडी आग से बनी हुई थी और जैन के कार्ड के अंदर जाने की वजह से उसकी पूरी बॉडी भी जलने लगती है। लेकिन जैन फिर भी बर्दाश्त कर लेता है और उसे अपने कार्ड के अंदर डाल लेता है, जहाँ वो जब चाहे उसे समन करके बाहर निकाल सकता है। जिसके बाद डीमन गॉड उससे कहता है, तुमने मेरा सारा काम कर दिया, बस अब एक आखिरी काम बचा है, तुम्हें मेरी पावर्स को भी अनलॉक करना पड़ेगा, तभी मैं आसानी से कार्ड के अंदर से बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन तब जैन को डीमन गॉड की हुई सारे गलत काम याद आने लगते हैं कि कैसे उसने बटरफ्लाई वाली लड़की के ऊपर इतना ज़ोरदार अटैक कर दिया। साथ ही उसे शियाओ के बारे में भी याद आने लगता है कि वो कितना अच्छा इंसान है, उसने मेरे बीस्ट को बचाने के लिए खुद की हार मान ली थी, इसलिए मैं भी कभी डीमन को आज़ाद नहीं करूँगा।
जिसके बाद वो डीमन गॉड से कहता है, मैंने बस तुम्हें इसलिए अपने कार्ड के अंदर डाला है ताकि तुम्हारी सारी पावर्स मेरे कंट्रोल में हो जाए और अब से तुम मेरे गुलाम हो। यही मेरा प्लान था, इसलिए मैंने तुम्हें अपने कार्ड के अंदर डाल लिया। जो सुनकर डीमन गॉड उससे कहता है, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ और कमज़ोर दिखाई देता हूँ जो आसानी से तुम्हारे कार्ड के अंदर लॉक हो जाऊँगा? मैं जब चाहूँ तुम्हारे कार्ड के अंदर से बाहर निकल सकता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से उसके कार्ड के अंदर से बाहर निकल जाता है और पूरे गुस्से के साथ ज़ेन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। शियाओ ज़ेन को वहाँ से दूर हटने कहता है, लेकिन जब तक वो वहाँ से हटता इससे पहले ही डीमन गॉड एक ज़ोरदार अटैक उस पर कर देता है, जिस वजह से ज़ेन वहाँ से दूर जाकर गिरता है। और अब डीमन गॉड पूरे गुस्से के साथ ज़ेन को मारने वाला होता है, लेकिन ज़ेन उस पर अटैक करने के लिए वहाँ पर अपने प्लानेट और गड्ढे वाले कार्ड को अनलॉक कर देता है, जो सभी मिलकर उस डीमन गॉड को घेर लेते हैं। लेकिन डीमन गॉड तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका था और वो पूरी अपनी पावर्स को बाहर निकालने लगता है, लेकिन उस गड्ढे वाले फॉर्मेशन की वजह से वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद ज़ेन अपने सारे कार्ड को एक्टिवेट करते हुए उसे डीमन गॉड के चारों तरफ लगा देता है ताकि वो फूटकर डीमन गॉड का यहीं पर खेल ख़त्म कर सके। लेकिन वो वहाँ पर फूटते इससे पहले ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।